नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन जो देखा, आज का अपना जो ब्रह्मास्त्र का टॉपिक है वो राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान में वन संपदा जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, राजस्थान ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी क्या था, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की। तो स्टार्ट राजस्थान में क्या है, शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध तो टोंक रियासत ने जो 1901 में लगाया था। राजस्थान में जो शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाया था? टोंक रियासत ने। कब? 1901 में। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना, राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना, पहली बार नियम जो जोधपुर रियासत में बनाया गया था। कहाँ पे? जोधपुर रियासत में, याद रखिएगा। और वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर। वन अधिनियम बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अलवर। कब बनाया था? 1935 में। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, सारे पॉइंट बिल्कुल इंपोर्टेंट है। आगे हैं, राजस्थान वन विभाग की स्थापना। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कहाँ पे? 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? जयपुर में। 1950 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ? जयपुर में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान वन अधिनियम 1953 लागू किया गया था। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब? 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत पर? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत। आगे देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है, इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है और राज्यों की स्वायत्ता समाप्त हो गई। राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 1910 को जारी की गई। कब की गई थी? राजस्थान में वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। राजस्थान में पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। ये भी इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है। अब 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्षों तक वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना तय किया गया। इसमें कब? 5 जून 2023 को। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। आगे देखते हैं, राजस्थान में क्या है, राजस्थान के 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 9.60% भाग पर है। कितना प्रतिशत भाग पे? 9.60% पे। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को क्या 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से वन है? आरक्षित। पहला कौन सा है? आरक्षित। देखते पहला आरक्षित वन, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, जो कितना प्रतिशत भाग पे है? 37.5% पे। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होता है ये जो आरक्षित क्षेत्र जो होता है, आरक्षित वन जो होते हैं वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध होता है इसमें। और सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में पाए जाते हैं। आरक्षित वन कहाँ पे है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में। नेक्स्ट जो है रक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो है 56.55% पर है। लकड़ी काटने पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है। यहाँ पे अगर लकड़ी काटनी है तो अनुमति लेनी जरूरी है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत है ये, और सर्वाधिक 12 करौली और उदयपुर में विस्तारित है इसका क्षेत्र जो है संरक्षित या सुरक्षित वन का। जो तीसरा है अवर्गीकृत वन। तीसरा कौन सा है? अवर्गीकृत वन, यानी कि अनक्लासिफिकेशन फॉरेस्ट, जो है 6.40%। लकड़ी काटने पशु चराने पर प्रतिबंध यहाँ पे नहीं होता, याद रखिएगा। इसमें क्या है, लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता। सर्वाधिक जो है बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। और सर्वाधिक वन प्रतिशत, ये तो है वन क्षेत्र, ये है 1%। सर्वाधिक 1% वाले जिले कौन से? प्रतापगढ़ में 37.46%, उदयपुर में है 35.49% और करौली, ये जिले आते हैं सर्वाधिक 1% में।
आगे है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो हाँ चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर में न्यूनतम वन है। और न्यूनतम 1% वाले जिले, 1% वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम चूरू में है 0.53%, और जोधपुर में है 1.07% और नागौर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले तो कहाँ पे? पश्चिम राजस्थान में, ये पश्चिम राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में। और जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व राजस्थान में, और उत्तर पश्चिम राजस्थान में क्या है? न्यूनतम वन है। आगे हैं भारत वन रिपोर्ट 2000, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR जो 2023 में प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, और द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है देहरादून, इसके द्वारा क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है। और वर्ष यह है 18वीं रिपोर्ट है। आगे है वनावरण, वनों से ढका क्षेत्र जो है वनावरण कहलाता है, फॉरेस्ट कवर्ड। राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, डेटा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लिया करो, या फिर वीडियो को दोबारा देख के कैसे भी इसको याद कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब भी इम्पोर्टेंट लगे आपको। ठीक है, वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान में वनावरण में क्या 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। नेक्स्ट है वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर। राजस्थान में कुल वृक्षावरण जो है 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बारां। सर्वाधिक 1% वाले वो तो हैं वनावरण प्रतिशत वाले जिले में उदयपुर जिले में 23.60% है, प्रतापगढ़ में 22.48 और सिरोही। न्यूनतम वनावरण वाले जिले तो चूरू और हनुमानगढ़ है। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले में चूरू जो 0.45%, जोधपुर में 0.49%। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से? सीकर, बाड़मेर और अलवर है। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले जिले बारां, प्रतापगढ़ और अजमेर में। यहाँ पे क्या है? वनावरण में सर्वाधिक कमी आई है, और वृद्धि कहाँ पे? सीकर, बाड़मेर और अलवर में वृद्धि हुई है। आगे है दोस्तों, अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना सभी सब्सक्राइब करके, और कमेंट जरूर कर दिया करो वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे किस बुक का आपको रिवीजन चाहिए तो उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे एक टॉपिक करके। तो आप नाम बताइए कौन सी बुक का करवाना है। आगे है कार्बन स्टॉक। राजस्थान में कार्बन स्टॉक यानी घने वनों का क्षेत्र जो है 110.77 मिलियन है, जो देश का 7% है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन वाला जिला तो कौन सा है? अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वनों कहाँ पे? उदयपुर में। आगे है चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। 2 प्रकार के शुष्क कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन 2 प्रकार के वन होते हैं। उसके अनुसार चैंपियन एंड सेट वन वर्गीकरण के अनुसार इन वनों को आगे 20 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों का वर्णन देखते पहला जो है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन जो आते हैं झाड़ी वाले, जो कहा पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर विस्तृत है। इन्हें मरुद्भिद यानी कि जीरोफाइट भी कहते हैं। और मुख्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी जो सर्वाधिक पाया जाता है, रोहिड़ा, बबूल और बेरे वृक्ष में प्रभु पाए जाते हैं। झाड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं कांटेदार वो।
आगे है मुख्य घास कौन सी, सेवण और दामण जो मुख्य घास होती है। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भी। आगे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि मानसूनी पतझड़ वन जो है और राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा में भी पाए जाते हैं। आगे हैं राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38% भाग में विस्तृत है और मुख्य वृक्ष कौन सा है, पीपल, बड़ और नीम जो है उसका मुख्य वृक्ष रहेगा। नेक्स्ट तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जिले कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बाराझाल, अवर, स्वयं, माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले इसके अंदर आते हैं। जो दक्षिण पूर्व राजस्थान है, दक्षिण पूर्व राजस्थान के। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर विस्तृत है। औसत वर्षा या 80 से 100 सेंटीमीटर होती है और वृक्ष कौन से, खेर, साल और बांस, धोक, ढाक, प्लास, थोर या तेंदुआ जो वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो जंगलों में जो पाए जाते हैं धोकड़ा और थोर, ठीक है, जंगलों में पाए जाते हैं। आगे हैं इन वनों में ढोक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को धोकड़ा वन भी कहते हैं। धोक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इसकी लकड़ी खेती के औजार भी जो इस लकड़ी से क्या है, खेती के औजार भी बनाए जाते हैं। किससे, धोकड़े की लकड़ी से। ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है, आप सभी जानते होंगे धोकड़े की लकड़ी को। नेक्स्ट है शुष्क सागवान वन यानी कि ड्राई टेक फॉरेस्ट। तो सागवान वृक्ष जो है अंग्रेजी में टीक ज़्यादा पाए जाते हैं सागवान वृक्ष, और इन्हें मानसून वन या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं, इसको सागवान वन को। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर, सोलंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाते। जो सागवान वृक्ष से ज़्यादा जो सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाते, ये वन क्या है, 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा यहाँ से 75 से 110 सेंटीमीटर होती है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। ये राजस्थानी कुल वन क्षेत्र के 6.46% भाग पर पाए जाते हैं सागवान के वन। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर है उपोष्ण यानी कि उप उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। जो इसमें क्या है, इसमें राजस्थान में केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं ये वन उपोष्ण। इन वनों में सघनता अधिक होती है। ये साल भर हरियाली बन रहती है, वो साल भर यहाँ पे हरियाली बनी रहती है। जो आम का वृक्ष आप इसमें देख रहे हो, और इसमें क्या है, इसमें सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति पाए जाते हैं। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र का 0.39% भाग पाए जाते हैं। औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है। मुख्य वृक्ष आम, जामुन और बेल जो होते हैं, आम, जामुन और बेल जो है यहाँ पे मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन सा है, धोकड़ा, और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन कौन सा है, खेजड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक वन तो किसके हैं, धोकड़ा की, और शुष्क वनों में सर्वाधिक वन किसकी, खेजड़ी पाई जाती है। आगे हैं राजस्थान की वनस्पति। राजस्थान की जो वनस्पति कौन कौन से, पहला देखते खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो, इसका वनस्पति नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका जो वास्तविक नाम है या वैज्ञानिक नाम जो बोले, ठीक है। आगे देखते हैं खेजड़ी के बारे में, देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो खेजड़ी के बारे में देखिए, इसका उपनाम क्या है, राजस्थान का गौरव समय इसको ग्रंथों में कहा गया है। और राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पवृक्ष, जाठी, सिमलो, जो राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोला गया है, सिमलो। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है खेजड़ी को। और जो ये खेजड़ी के जो फल आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सांगरी बोलते हैं।
इसकी पत्तियाँ तो क्या होती है, लूम या लूम कहलाती है, और फल जो सांगरी यानी कि सूखने के बाद खोखा कहलाती है। जो इसके जो फल होते हैं खेजड़ी के, वो तो क्या है, सांगरी कहलाती है, और सूखने के बाद इनको क्या बोलते हैं, खोखा, और इनकी पत्तियों को क्या बोलते हैं, लूम या लूम। खेजड़ी की पूजा दशहरे के अवसर पर होती है, और खेजड़ी परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। कब? 1951 में। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, सारे पॉइंट बिल्कुल इंपोर्टेंट है, और खेजड़ी जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध, जो कहा उत्तराखंड को, लेकर 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत माना है। इंपोर्टेंट है भी। नेक्स्ट जो वृक्ष रहेगा अपना रोहिड़ा। नेक्स्ट कौन सा है? रोहिड़ा। वनस्पति नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, इसका जो वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्या है? रोहिड़ा का वनस्पति नाम हो जाएगा टिकोमेला अंडुलेटा। उपनाम क्या है इसका? मरुस्थल का सागवान या मरुटिका इसको कहते हैं। मरुस्थल का सागवान या मरुटिका इसको कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया रोहिड़ा को। रोहिड़ा आपको देख सकते हुए पेड़ रोहिड़ा का है, इसको पेड़ को आप देख सकते हो, रोहिड़ा का पेड़ है, इसके फूल आते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 राज्य पुष्प का दर्जा मिला है रोहिड़ा को। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, जो रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है उससे क्या है, फर्नीचर बनाया जाता है। आगे हैं साल या सालरवन। साल या सालरवन जो बोसवालिया सराता। नेक्स्ट अरावली की, जो आगे इसका पॉइंट है कि अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सालरवन। ये जो अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उपयोग जो है पैकिंग सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है, डिब्बे बनाने, माचिस बनाने में इसका उपयोग होता है। ये वन गोंद का अच्छा स्रोत है। सालरवन क्या है? गोंद का अच्छा स्रोत माना जाता है। इनमें सालर वृक्षों की अधिकता होने के कारण इन्हें सालर वन कहते हैं। अन्य वन धोक, ढावड़ और कठिरा जो इसके वनों में आते हैं, सालर वनों के अंतर्गत। आगे हैं सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है डाक या प्लास जो है, इसके भी रेड फूल आते हैं, एकदम अच्छे फूल आते हैं। इसके वनस्पति नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका जो वैज्ञानिक या वास्तविक नाम है। लाल रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला यानी कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसको किसको कहते हैं? डाक या प्लास जो वृक्ष होता है उसके फूल जो आते हैं रेड कलर के, इस कारण इसको जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। इसकी लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने में काम आती है। ये उन मैदानी और पठारी भागों में पाया जाता है जहाँ धरातल कठोर व पथरीला कंकरीली जो मैदान होता है उसमें पाया जाता है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता होती है, और इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, पाली जिलों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चंदन का वृक्ष। नेक्स्ट कौन सा है? चंदन का वृक्ष जो है हल्दीघाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में पाया जाता है। इंपोर्टेंट नोट है, सागवान वृक्ष, रोहिड़ा, सालर, शीशम वन, ये इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सागवान से, रोहिड़ा से, सालर, शीशम से क्या है? इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। ये धोकड़ा, खेर, बबूल, चारकोल, लकड़ी का कोयला व खेजड़ी से ईंधन जलाने वाले लकड़ी प्राप्त होती है। इनसे क्या है? जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। और सागवान वन, रोहिड़ा से क्या है? इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बांस। नेक्स्ट कौन सा है? बांस जो है आदिवासियों का, बांस को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। और सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिलों में पाया जाता है बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा नाम क्या है? बांस के वनों की अधिकता के कारण पड़ा है बांसवाड़ा। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। कौन सा? बांस। जैसे जैसे बादल गिरते हैं ये दम बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया, जिसने 2015-16
में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया था, इसका नाम बदल कर। नेक्स्ट जो है गोंद। गोंद जो है खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर और डाक से क्या है गोंद प्राप्त किया जाता है। किससे? खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर, डाक, इनसे क्या है जो गोंद प्राप्त किया जाता है। और चौटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। चौटन बाड़मेर स्थान है चौटन, वो क्या है गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आंवला। एक झाड़ी है आंवला, झाड़ी से होता है और जो जोधपुर पाली जिलों में पाया जाता है। आंवला नहीं आंवल। उपयोग जो है चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग होता है आंवल का। तेंदू पत्ते जो होते हैं, स्थान नाम इनका टिमरू है और इसके पत्तों से क्या है बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के पत्तों से क्या है बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष कहाँ पे? झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं तेंदू के वृक्ष। मयूर बीड़ी कारखाना है, मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में है मयूर बीड़ी कारखाना। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया था। इसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। नेक्स्ट है खेर या अकेसिया कटेचू। खेर को क्या बोलते हैं? अकेसिया कटेचू कहते हैं। कथोर जाति के लोग तने की छाल को उबाल कर हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। कौन? कथोरी जाति के जो लोग होते हैं वो जो है खेर जो वृक्ष होता है उसकी छाल को फाड़ के उसको हांडी में गर्म करते हैं, तो उससे कत्था क्या करते हैं? कत्था तैयार करते हैं खेर वृक्ष से। कौन? कथोरी जाति के व्यक्ति। नेक्स्ट है खेर वृक्ष जो है उदयपुर, सिलोंबर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां व सवाई माधोपुर में पाया जाता है। खेर वृक्ष में पाया जाता है, देख सकते हो आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ और बारां, सवाई माधोपुर में खेर वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है महुआ। नेक्स्ट कौन सा है? महुआ। महुआ जो है मधु का लोंगोफोलिया इसका उपनाम है, वास्तविक नाम वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं इसको, आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है इसको। और इसे क्या है देसी शराब यानी कि मावड़ी, देसी शराब क्या बोलते हैं? मावड़ी बनती है, देसी शराब बनती है इससे महुआ से। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिलोंबर, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है ये। देख सकते हो महुआ, मैंने नहीं देखा लेकिन फोटो देख सकते हो आप जो जानते हो। ठीक है, अर्जुन। नेक्स्ट है अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन का वृक्ष क्या है? औषधीय पौधा है, एक झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है अश्वगंधा। औषधीय पौधा है भी, जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है अश्वगंधा की से। और इस पौधे की जड़ से दवाई बनाई जाती है। इस पौधे की जो जड़ होती है उससे क्या है दवाई बनाई जाती है। कोटा संभाग में इसकी खेती की जाती है, अश्वगंधा की खेती की जाती है कोटा संभाग में। नेक्स्ट है शहतूत। शहतूत जो है इस पेड़ पर क्या है रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? टसर पद्धति। नेक्स्ट है आड़ू की लकड़ी से। नेक्स्ट आड़ू, इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है, आड़ू की लकड़ी से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट नोट है कि अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के 2 पेड़ हैं जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। कल्पवृक्ष मेला लगता है कहाँ पे? अजमेर में, जहाँ पे क्या 1000 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के पेड़ है। रखत, बिना जुता हुआ खेत जो रखत कहलाता है। कांकड़ जो होते हैं खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कांकड़। डांग और रुद्र वनों को संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से सभी जाके वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना जब भी चैनल पे नया हो, और बेल आइकन प्रेस भी कर लेना साथ में, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड होगी। जैसे अपने लगभग शाम को होती है 5 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड होती है, तो आप याद रखा करो और डेली वीडियो को देख लिया करो। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकन प्रेस कर लेना उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताया करो। आपको कमेंट करोगे तभी हमें पता लगता है आपको किसको अच्छी लग रही किसको नहीं लग रही। तो आप कमेंट जरूर करिए करो, कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है। राजस्थान की जो है प्रमुख घास से देख लेते हैं। प्रमुख घास पहली है सेवन घास। प्रमुख सेवन घास में देखते हैं वनस्पति नाम इसका लेसियूरस सिंडिकस, इसका जो वैसे वैज्ञानिक नाम है, वास्तविक नाम है, वनस्पति नाम है। पश्चिम राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है कौन सी? सेवन घास। सर्वाधिक जो है जैसलमेर में पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर में।
इसी घासों का राजा कहते हैं। सेवण घास को क्या बोलते हैं? घासों का राजा। गोडावण की शरण स्थली भी कौन सी है? सेवण घास। गोडावण पक्षी अंडे देते हैं सेवण घास में से। इसके सूखने पर इसे लिलोण कहते हैं। जो सेवण घास के सूखने पर क्या कहते हैं? इसको लिलोण। और करड़ अंजन भी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। कौन सी? करड़ और अंजन, ये भी क्या है? पश्चिम राजस्थान की प्रमुख घासें हैं। नेक्स्ट है दामन। दामन जो पश्चिम राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी होती है, दामन घास। नेक्स्ट है बुरघास। नेक्स्ट कौन सी? बुरघास। जो राजस्थान की सबसे सुगंधित घास होती है बुरघास। इससे खुशबूदार तेल प्राप्त होता है बुरघास से, और बीकानेर जिले में पाई जाती है बुरघास। नेक्स्ट है खस। जो भरतपुर, डीग, माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास कौन सी है? खस घास। और इससे परिंदे हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। सॉरी इससे हाथ जो परिंदे नहीं, पर्दे और हाथ के पंखे बनाए जाते हैं खस घास से। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए जो खस घास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेंथा घास, जो है घना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। यहाँ पे भरतपुर में इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। किसको? मोथा घास को। मोथा घास को। आगे है एंचा घास। नेक्स्ट है एंचा घास। एंचा घास जो है यह भी पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है। घना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। एंचा घास क्या है? इसमें क्या है? पक्षी ज़्यादा उलझ के मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भरूट, जो है कांटेदार घास होती है भरूट। गोकरू या भाखड़ी आपने देखे होंगे, अगर आप खेतों में काम करते हैं या खेती आपके है तो अपने खेतों में देखे होंगे, मेरों पे बने होते हैं गोकरू, या जंगलों में देखे होंगे गोकरू जो पेड़ होता है उसके कांटेदार जो लगे होते हैं। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास जिसे क्या है? ऊँट चाव से खाते हैं। गोकरू क्या है? ऊँट चाव से खाते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस घास या गाजर घास। नेक्स्ट कौन सी है? कांग्रेस घास या गाजर घास। ये खरपतवार घास हैं जो नुकसानदायक हैं। खरपतवार घास होती है कांग्रेस घास या गाजर घास। मुरात या पेनिकम टर्गिडम, इसका वैज्ञानिक नाम है। मुरात घास जो है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली पशु चारे की घास है। कौन सी? मुरात। इसके आगे है कि राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र जो है पाली, अलवर जिलों में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र तो पाली और अलवर जिलों में पाई जाती है। और न्यूनतम जो हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र तो कौन से? पाली और अलवर जिले। और न्यूनतम हनुमानगढ़ और गंगानगर न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र हैं। प्रसिद्ध उद्यान में विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना जयपुर और इको टूरिज्म पार्क झालाना जयपुर, दोनों का झालाना जयपुर में। राजस्थान का पहला मरुवनस्पति पार्क माझी सफारी जोधपुर में। कौन सा? राजस्थान का पहला मरुवनस्पति पार्क कहाँ पे? माझी सफारी जोधपुर में। मंडोर गार्डन, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। चंबल गार्डन कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कोटा में। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान, देखते हैं प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं वन संबंधी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा ऐसी तकनीकें विकसित करना जिससे वनस्पति बढ़े। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान इसका नाम है। आगे हैं राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु 4 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी ये 4 संस्थाएं? पहला है वन जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ है? तालचापर बैंड चूरू में। दूसरा है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। तीसरा है मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र जो होता है वो अलवर में। नेक्स्ट है संयुक्त वन प्रबंधन।
संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 को प्रारंभ किया गया। कौन सा? संयुक्त वन प्रबंधन। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख दिवस कौन से हैं वन संबंधी प्रमुख दिवस कौन से? प्रमुख दिवसों में आते विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, ये विश्व से संबंधित सारे जो है वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, सारे को याद रखना, 21, 22 में सारे। आगे राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख वन पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार जो है 1994 से प्रारंभ, कब से प्रारंभ हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 1994 से प्रारंभ होता है और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को मिला था, अमृता देवी पुरस्कार। नेक्स्ट है वानिकी पंडित पुरस्कार जो है वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है, राज्य स्तरीय पुरस्कार। कौन सा है? वानिकी पंडित पुरस्कार। नेक्स्ट जो है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है 2012 से दिया जा रहा है और वो प्रतिवर्ष का 5 जून को दिया जाता है। ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला तो नगर में 5 लाख रुपये, संगठन में 3 लाख रुपये, नगर पालिका में 2 लाख रुपये इसको दिया जाता है। आगे इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है 1986 से दिया जा रहा है और इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर को देते हैं इसको। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपये होती है इसमें। नेक्स्ट है कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्य जीव फ्लोशिप पुरस्कार। कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव फ्लोशिप पुरस्कार जो है 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। और कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ था। ये भारत का क्या टाइगर मैन कहलाते हैं। कौन? कैलाश सांकला। इंपोर्टेंट लगा रहा टाइगर मैन कौन कहलाते हैं? कैलाश सांकला। और वह 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 से जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट है इंदिरा गांधी जो हो गया अपना कंप्लीट। आगे देखते हैं, इससे इंदिरा गांधी चल रहा है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो 2009 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखते हैं राजवायु जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है जिससे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी मिलती है इससे। नेक्स्ट है प्रमुख योजनाओं में आते हैं मुरु वृक्षारोपण परियोजना जो 1978 में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है प्रमुख वन योजना जो है मरुस्थलीय वृक्षारोपण परियोजना। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास योजना। इसमें क्या है, इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है। जापान की सहायता से संचालित है। आगे देते हैं अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ है और जापान की सहायता से राजस्थान में 10 गैर
मरुस्थलीय जिले जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में संचालित है। आगे रासायनिक वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है। इसमें 10 मरुस्थलीय जिले व 5 गैर मरुस्थलीय जिले, 7 वन्यजीव अभयारण्य सम्मिलित है। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो अपना हरित राजस्थान योजना, हरित राजस्थान योजना जो 2009-10 में संचालित है, वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। इसके नरेगा के सहयोग से संचालित है हरित राजस्थान योजना। घर घर औषधि योजना, नेक्स्ट कौन सी? घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना जो है औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 1921 को प्रारंभ की गई। तुलसी, गिलोय, कालमेघ व अश्वगंधा के कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना। नेक्स्ट हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना। हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बोर्ड। प्रारंभ इसका 1921 में निचला मांडवा गांव उदयपुर से प्रारंभ किया गया था। इसको खादी और ग्रामोद्योग में सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए गए। नेक्स्ट है TOFIR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई। लास्ट है ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति। ये पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में प्रकाशित की थी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और वीडियो को सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आपको बेल आइकन प्रेस करोगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के अभ्यारण्य, ठीक है, तो इसको अपन जल्दी कंप्लीट कर लेंगे सभी टॉपिक को एक एक करके। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स PDF पढ़ सकते हैं। 4th ग्रेड के मॉडल पेपर वगैरह सब डाल सकते हैं वहाँ पर, और मेरे मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।